पोते का प्रेम। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है पोते का प्रेम। 80 वर्षीय अनीता जी घर में अकेली थी। भूख से उनका हाल बेहाल हो रहा था। घर में पकाने के लिए कुछ भी राशन नहीं था। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उन्होंने अपने इकलौते बेटे अतुल को फोन लगा दिया। हेलो बेटा अतुल, कैसे हो तुम और घर वापस कब आ रहे हो? तुमने तो कहा था कि 4-5 दिनों में ही लौट आओगे, लेकिन पूरा 1 सप्ताह बीत चुका है। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे माँ, आप भी हद करती हैं। अब इंसान कहीं आ जाता है तो 2-4 दिन ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। अभी हमारा आने का कोई प्लान नहीं है। इस रविवार को मोनिका की छोटी बहन यानी कि मेरी साले की इंगेजमेंट है। अब हम लोग उसके बाद ही घर वापस आ पाएंगे। कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। यह सुनकर अनीता जी बोली, लेकिन बेटा, इतने दिन यहाँ कैसे रहूँगी? जो राशन घर में पड़ा था वो तो अब ख़त्म हो चुका है। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मेरे पास पैसे भी कहाँ है जो कुछ खरीद कर ले आती बेटा। अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। कहते कहते अनीता जी फपक फपक कर रो पड़ी। तो उनका बेटा अतुल बोला, कमाल करती हो माँ, आप भी। आपकी बहू आपके लिए इतना सारा राशन रख कर आई थी, इतनी जल्दी आपने वो सब खत्म कैसे कर दिया? तो अनीता जी हैरानी से बोली, अरे नहीं बेटा, मुश्किल से 4 से 5 दिन का ही राशन पड़ा था जो ख़त्म हो गया है। फिर अतुल बोला, अब जो कुछ भी हो, मेरा आना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा। इंगेजमेंट के लिए अभी हमें शॉपिंग भी करनी है और पार्टी की सारी तैयारियां भी देखनी है। अब मोनिका भाई तो किसी काम से विदेश गया है, तो पापा जी के साथ मिलकर सारा इंतजाम मुझे ही देखना होगा। अभी तो आप किराने वाले से राशन का सामान उधार लेकर काम चला लीजिए। जब मैं आऊँगा तो उसका हिसाब कर दूँगा। अनीता जी कुछ कहने ही लगी थी कि तभी उन्हें फ़ोन में से आवाज़ सुनाई पड़ी, अतुल कहाँ रह गए तुम तो? अतुल बोला, हाँ अभी आया। अच्छा माँ, बहुत काम है मुझे, मैं फ़ोन रखता हूँ। अतुल ने फ़ोन काट दिया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उस पर अनीता जी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। सोचने लगे कि जब यही बेटा छोटा था और घर में राशन की कमी होती थी तो हम लोग भूखे पेट रह जाती थी, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं छोड़ा था। आज वही बेटा 5 दिन का राशन घर में रख कर अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला गया। वहाँ अपने सास ससुर की चमचागिरी कर रहा है। कैसे इतनी बदल जाती है औलाद। माँ बाप का दर्द भी दिखाई नहीं देता। सोच सोच कर ही अनीता जी की आंखों में से आंसू बह रहे थे, लेकिन पेट की भूख जीने कहाँ देती है। आखिरकार पास की राशन की दुकान पर गई और हिचकते हुए किराने वाले से कुछ राशन उधार देने को कहा, लेकिन राशन वाले ने उधार देने से साफ साफ मना कर दिया। शर्मिंदा होकर अनीता जी वापस अपने घर लौट आई, लेकिन अब क्या करे वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ ख्याल आया और वो जल्दी से घर को ताला लगाकर घर के पास वाले मंदिर में चले गई। देखा तो मंदिर में भंडारा वितरण किया जा रहा था। अनीता जी ने एक पत्तल में प्रसाद लिया और मंदिर के प्रांगण में बैठकर खाने लगी और पेट भी भूख शांत करके थोड़ी देर वहीं बैठी रही और सोचने लगी आखिर इस तरह कब तक गुजारा होगा। बच्चों को आने में तो अभी 1 हफ्ता बाकी है। थोड़ी देर बाद जब वे अपने घर जाने के लिए मंदिर से बाहर निकली तो उन्हें एक भिखारी दिखी। वो पास आकर पैसे मांगने लगी, बहन 2 दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। अनीता जी कैसे कहती कि मुझे खुद 2 दिन बाद कुछ खाने को मिला है। वो चुपचाप चली गई। आज तो भंडारा लगा था तो पेट भर के खाना मिल गया, पर कल क्या होगा, यही सोचकर वो परेशान हो गए उठे। अगले दिन सुबह सुबह उठकर अनीता जी कॉलोनी के आम और अमृत आदि के पेड़ों से चुपके चुपके फल तोड़ने लगी। फिर जब कुछ बच्चे
पक्के फल इकट्ठे हो गए तो उन्हें बेचने बैठ गई। इससे कुछ पैसे मिल गए और इन पैसों से उन्होंने कुछ खाने का सामान खरीद लिया। अब वह रोज यही करती, आधी रात के बाद चुपके से एक डंडा लेकर जाती और दूसरों के घरों में लगे पेड़ों पर डंडा मारकर फल गिराती और वही फल बेचकर अपने लिए खाने का सामान खरीद लेती। पर धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों को एहसास हो गया कि उनके घरों में लगे पेड़ों पे कोई लाठी मारकर उनके फल चुरा रहा है। एक रात जब अनीता जी ऐसा कर रही थी तभी कुछ मोहल्ले वाले उन्हें देख लिया। अरे देखो तो, यह तो अनीता जी है। राम राम, अरे बुढ़िया इतनी पेंशन पाती है फिर भी चोरी करती है, और नहीं तो क्या, अरे हमें इतनी पेंशन मिलती तो 2 नौकर रख लेते और राशन से शान से जीते। पर इंसान की फिरत कहाँ बदलती है। घर में भंडारा भरा है पर मुफ्त का माल क्यों छोड़े, जहाँ पाओ वहाँ हाथ मार लो। पूरा मोहल्ला उन पे हंस रहा था। एक व्यक्ति ने वह तुरंत उसके बेटे को फ़ोन मिलाकर वीडियो चैट पर उनकी माँ की करतूत उसी समय दिखा दी। यह देखो अतुल, तुम्हारी माँ क्या कर रही है। हमारे पेड़ों से रात के अंधेरे में फल चुराने आती है। माँ, तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। अरे घर में सब राशन पानी भरा है फिर भी तुम मेरा नाक कटवा रही हो, अतुल ने माँ से फ़ोन पर कहा। मोनिका ने अतुल से फ़ोन छीन कर कहा, अरे तुम्हारी माँ के ऐसे लक्षणों के चलते ही तो मैं इससे हमेशा परेशान रहती हूँ। भाइयों, मेरी सास को छोड़ दो, हम उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। बहू ने मोहल्ले वालों की नज़र में अच्छा बनते हुए कहा, ठीक है मोनिका भाभी, आप कहते हैं इसलिए दादी को छोड़ देते रहे हैं, पर इन्हें घर में बांध कर रखा करो वरना किसी के भी खेत में घुस जाएगी। यह कहकर सभी हंसने लगे। बेचारी अनीता जी अपना समूह लेकर घर लौट गई। बेटे ने अगले दिन फ़ोन पे उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि अब वो 10 दिन बाद आ सकेगा। इतनी बदनामी के बाद मोहल्ले वालों से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बेचारी अनीता जी के पास अब उस भीख मांगने के अतिरिक्त क्या चारा रह गया था। जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई तो वो चौराहे पे एक कटोरा लेकर भीख मांगने बैठ गई। उन्होंने धोती से अपना मुंह ढक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न ले। उस दिन वो जब भीख मांग रही थी तभी आंधी तूफान आ जाता है। फिर भी अनीता जी भीख मांगने बैठी रही। थोड़ी ही देर में चोरों की आंधी चलने लगी। जब सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन अनीता जी यह सोच कर कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उनका गुजारा हो जाएगा। ऐसे माहौल में एक बुजुर्ग महिला को वहां बैठे देखकर एक न्यूज़ रिपोर्टर वहां आ गया और वीडियो बनाने लगा और बोला कि मजबूरी आखिर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती है। ऐसे आंधी तूफान में भी यह बुजुर्ग महिला बाहर निकलने को मजबूर है। जिस समय वो रिपोर्टर वीडियो बना रहा था उसी समय तूफान और तेज हो गया और अनीता जी का पल्ला जिससे उन्होंने मुंह ढक रखा था अचानक हवा में उड़ गया और वे घबराकर जल्दी से अपना सामान उठाकर वहां से चली गई। कुछ देर में बाहर का तूफान तो थम गया था, लेकिन अनीता जी के आंसू का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुढ़ापे में पति के जाने के बाद उसकी यह हालत होगी ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अनीता जी और मुकेश जी का एक बेटा अतुल और एक बेटी अनु थी। छोटा होने के कारण अतुल को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। माता पिता को अपने बेटे से कितनी उम्मीद थी। अतुल पढ़ाई में बहुत होशियार था। उस शिक्षा के लिए मुकेश जी ने उनका दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और बेटी का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दी। वही कॉलेज में ही अतुल की मोनिका से मुलाकात हुई। देखने में हैंडसम अतुल मोनिका को तो पहली ही नज़र में पसंद आ गया था। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज पास करने के बाद अतुल को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन अब मुकेश जी बहुत बीमार रहने लगे थे, इसलिए मुकेश जी ने अतुल के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया ताकि बहू आकर घर को संभाल सके।
तो अतुल ने बताया कि वो मोनिका से प्यार करता है। यह सुनकर मुकेश जी बहुत खुश हो गए, लेकिन बाद में पता चला था कि मोनिका के पिता बहुत पैसे वाले हैं और मुकेश जी और अनीता जी किसी अमीर घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाना नहीं चाहते थे। लेकिन मोनिका और अतुल ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था और मोनिका के पिता उसकी हर बात मानते थे। तो अतुल की जीत के कारण माता पिता को न चाहते हुए भी उन दोनों की विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी के बाद 1 महीना तो अतुल और मोनिका घूमने फिरने और शॉपिंग करने में मस्त थे। उसके बाद भी मोनिका आए दिन या तो सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती या फिर अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाकर सभी सहेलियों के साथ ताश खेलती, ड्रिंक करती और नाचती गाती। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति वाली अनीता जी को यह सब अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन उन्होंने यह कह दिया कि बहू अच्छे घर की बहू बेटियों को यह सब करना शोभा नहीं देता। इतनी बात सुनने की देर थी कि मोनिका ने घर में तांडव मचा दिया और अपने पति को स्पष्ट तौर पे कह दिया कि उसकी लाइफ में किसी की दखल अंदाजी हो यह वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अतुल ने अपने माता पिता को समझा दिया कि वो मोनिका के साथ टोका टोकी न किया करे। बहू के यह रंग देखकर अनीता जी और मुकेश जी अनीता जी हैरान से रह गए। धीरे धीरे मुकेश जी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन वो अपनी अनीता जी को इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अनीता जी की बेटी अनु कभी कभी अपनी माँ से मिलने आ जाया करती थी ताकि उसका अकेलापन बांट सके, लेकिन मोनिका को अपनी ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और करीब 2 वर्ष के बाद मोनिका और अतुल का बच्चा इस दुनिया में आया। जब उसका बेटा 5 वर्ष का हुआ, उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी रखी। पार्टी में 2 दिन पहले ही मोनिका के मायके वाले उसके घर पहुंच गए। अतुल की बहन अनु भी बड़े उत्साह के साथ उस पार्टी में शामिल हुई। अब मोनिका ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी ननद के खिलाफ एक चाल चली। पार्टी से अगले दिन जब अनु अपने घर जाने को तैयार हुई तो उसी समय मोनिका ने शोर मचा दिया कि उसकी मां का कंगन चोरी हो गया है। ऐसा कहते हुए उसने पहले तो इधर उधर कंगन ढूंढने का दिखावा किया और फिर अपने ननद के बैग की सबसे सामने तलाशी करने लगी और कपड़ों के बीच अपनी माँ का कंगन देखकर उसके तो घर में तूफान खड़ा कर दिया। देखो अतुल, क्या हरकत की है तुम्हारी दीदी ने। आज तक इतने महंगे कंगन नहीं देखे नहीं होंगे ना, चाहिए थे तो मांग लेती, लेकिन इस तरह चोरी करना छी छी। अतुल ने भी अपनी बहन की बात पे विश्वास कर लिया और यह देखकर अनु हक्की बक्की खड़ी रह गई और आंखों में आंसू बहाते हुए वह उस दिन अपने ससुराल चली गई तो फिर कभी नहीं आई। इधर बेटी पे लगे चोरी के इल्ज़ाम का सदमा अनीता जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनकी बेटी ने भी वहां आना बंद कर दिया था। कभी कभार फ़ोन करके माँ का हाल चाल जान लिया करती। धीरे धीरे बहू ने वो भी बंद करवा दिया। उसने अनु का नंबर ब्लॉक कर दिया। अनीता जी को फ़ोन का प्रयोग नहीं कर पाती थी, उन्हें नंबर तक मिलाना नहीं आता था, जिससे अनु से बिल्कुल बातचीत बंद हो गई। अतुल और मोनिका का बेटा दीपक ज़्यादातर समय अपनी दादी के साथ ही रहता था, क्योंकि उसकी माँ को तो सहेलियों और पार्टियों से फुर्सत नहीं थी। इसलिए वह जैसे तैसे बड़ा होने लगा, वो दादी का पक्ष लेने लगा और दादी के लिए अपने ही माता पिता से झगड़ने लगा। एक बार गुस्से में मोनिका ने अनीता जी को सुबह से शाम तक कुछ भी खाने को नहीं दिया। दीपक स्कूल से आए तो देखा दादी बहुत उदास है। दादी, मेरी प्यारी दादी को क्या हुआ? बहुत भूख लगी है, घर में सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला।
मेरे हाथ कांपते हुए कुछ करने जाती तो एक सामान उठाने में 4 सामान गिरा देती हूँ, वरना मैं खुद ही खाना पका लेती। अरे रुको, मैं देखता हूँ कि किचन में क्या है। दीपक किचन में गया तो वहाँ से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। माँ, आज क्या बनाया है? मलाई कोफ्ता। तुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए मोनिका ने उसे खाने की थाली पकड़ा दी। मम्मी, दादी सुबह से भूखी है, पहले उन्हें कुछ खाने को दो, फिर मैं खा लूँगा। चुप कर, तुझे दादी की इतनी चिंता क्यों है? तू चुपचाप अपना खाना खा, उसके लिए मैं कुछ और बना दूंगी। पर दीपक उठा और अपनी खाने की थाली लेकर दादी के पास चला गया और अपना खाना उन्हें खिला दिया। यह देखकर तो मोनिका के आग बबूले हो गए। अगर हम कुछ दिन के लिए वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ माँ अकेले कैसी रहेगी? इस बात पे मोनिका भड़क उठी। अब क्या हर जगह तुम्हारी माता जी को अपने साथ लेकर जाऊंगी क्या? तो अतुल बोला। अरे मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन तुम ही देखो, काम वाली बाई भी 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। पीछे माता जी कैसे रहेगी? उसके लिए खाना कौन पकाएगा? तो मोनिका बोली, अच्छा, आप अपनी माँ के लिए बड़ा प्रेम जाग उठा है आपके दिल में। मेरी तो कोई बिल्कुल चिंता नहीं है, और वैसे भी रोटी बनानी तो उन्हें आती है। अरे मोनिका, लेकिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अच्छी भली तो है। तुम्हारी माँ, क्या हुआ है उनकी तबीयत को? जब शाम सैर करने के लिए बाहर जा सकती है तो क्या खड़े खड़े अपने लिए 2 रोटियां नहीं सेक सकती? मैं उनके लिए घर का सारा राशन का सामान रख कर जाऊंगी, आराम से पकाती रहेगी और खाती रहेगी। मोनिका ने कहा तो अतुल बोला कि ठीक है बाबा, तुमसे कभी बहस में जीत पाया हूँ क्या मैं? कहकर अतुल अपने ऑफिस जाने लगा। तभी मोनिका ने आवाज़ दी, अतुल, मेरी माँ के साथ जाने के लिए ऑफिस से लौटते वक्त कोई उपहार भी लेते आना। मेरी मम्मी पापा हर बार हमें इतना कुछ देते हैं, इसलिए जो भी उपहार लाओ अच्छे से अच्छा लाना। मोनिका ने कहा तो अतुल ने हाँ में सर हिला दिया और ऑफिस चला गया। बहू की बात अनीता जी ने सुन ली थी। वो पास आई और पूछा कि बहू, क्या तुम अपने मायके जा रही हो? क्यों, आपको क्या समस्या है? क्या मैं मायके भी नहीं जा सकती? पर यहाँ मेरा ध्यान कौन रखेगा? खाना पकाने वाले भी आजकल छुट्टी पे है। हे भगवान, तो क्या यहाँ मेरी हैसियत बस खाना पकाने के बराबर है? मैं क्या आपकी गुलाम हूँ? हम लोग 1 सप्ताह के लिए मेरे घर जा रहे हैं, इस बीच आपके लिए राशन पानी रख जाएंगे, खुद से पकाइएगा। अतुल भी चला जाएगा और नहीं तो क्या, मेरी सबसे छोटी बहन की शादी है, बड़े जीजा को तो जाना ही होगा। शाम को अनीता जी अपने बेटे के पास आई और बोली, बेटा, मेरी पेंशन निकाल लाए हो तो क्या? अगर ले आए हो तो मुझे पैसे दो मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अपने पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने हाथ फैलाता रहूं। तभी अतुल बोला, लेकिन माँ, हमने आपको कौन सी कमी छोड़ी है जो आप हाथ फैलाने की नौबत आएगी? आपकी हर ज़रूरत को तो हम पूरा करते हैं, और वैसे भी अपनी तनख्वाह और अपनी पेंशन के पैसे से मोनिका के हाथ में लाकर रख देता हूँ। जब घर उसे चलाना है तो पैसे भी उसके हाथ में ही होने चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप उससे मांग सकती हैं। यह बात सुनकर अनीता जी चुप हो गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? अभी अनीता जी ने इतना ही कहा था कि मोनिका रसोई घर से बाहर निकल कर आई और बोली, लीजिए अतुल, आपकी माँ जी फिर शुरू हो गई। मैंने कहती थी कि आपकी माँ हमारी हर बात दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है। इस घर में तो हम बिल्कुल प्राइवेसी है ही नहीं। तभी अतुल बोल उठा, माँ, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी और बहू की बातें आप छुप छुप कर सुनती हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद नहीं थी। तभी अनीता जी बोली, लेकिन बेटा, मैंने जो तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनी, क्या तुम्हें अपनी माँ पे इतना भी भरोसा नहीं है? और वैसे भी यह बात तो मैंने बहू के मुंह से सुनी थी, जब वो
तुम्हें अपने घर वालों के लिए अच्छा सा गिफ्ट लाने को कह रही थी, इसलिए ही मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रही थी कि कभी कुछ खरीदने का इच्छा हो जाती है तो मेरे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। तभी अतुल बात बदलता हुआ बोला, हाँ माँ, हम 5 दिनों के लिए कुछ काम से मोनिका के मायके जा रहे हैं। उसके मम्मी पापा ने बुलाया है। इतनी बात सुनकर अनीता जी बोली, पर बेटा 1-2 दिनों की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 5 दिन में यहाँ कैसे रहूँगी। तभी मोनिका गुस्से में बोली, बस हमें कहीं जाने की बात कही नहीं कि शुरू हो गई आपकी माता जी। आखिर आप चाहते क्या है? क्या सारी उम्र हम आपकी सेवा में ही गुजार दें? क्या मेरे मम्मी पापा की कोई अहमियत ही नहीं है, या फिर हमारी कोई अपनी लाइफ नहीं है? हम परसों सुबह जा रहे हैं और यह तय हो चुका है। ऐसा कहकर मोनिका पैर पटकती हुई रसोई में घर में चली गई और अतुल अपने कमरे में चला गया। नाश्ता निपटाने के बाद मोनिका ने अनीता जी से घर की झाड़ पोंछ करवाई और फिर सब्जी काटने के लिए दे दिए और उसके बाद शॉपिंग करने के लिए बाजार चली गई। नौकरानी जब छुट्टी पर होती तो घर की साफ सफाई और बर्तन मांजना अनीता जी की जिम्मेदारी थी। जिस दिन वे लोग अपने निकलने लगे तो मोनिका अनीता जी के पास आई और बोली कि माँ जी, यह लीजिए 1000 अपने पास रखिए। यह देखकर अनीता जी के मन ही मन खुश हुआ कि चलो, बहू को मेरी तो इतनी तो चिंता है। और फिर औपचारिकता निभाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे इतने पैसों की क्या ज़रूरत है। तो मोनिका बोली, अरे यह पैसे मैं आपको घूमने फिरने या फालतू की चीज़ों पर खर्च करने के लिए नहीं दे रही हूँ। कल महीने की आखिरी तारीख है। दूध वाला, अखबार वाला और केबल वाला ये सब कल पैसे लेने आएगा तो उन्हें दे दीजिएगा। घर में जितना राशन पड़ा है आपके लिए काफ़ी होगा। फल सब्जी खरीदने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है और आपकी दवाइयाँ हमने पहले से ही लाकर रख दी है। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अनीता जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और फिर वे लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चलती बनी। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब उनकी बेटी ने उनकी सूत नहीं ली तो थक हार कर अनीता जी को अपना पेट भरने के लिए फल बेचने का काम करना पड़ा और अब तो भीख तक मांगनी पड़ रही थी। अतीत के बारे में सोचते सोचते अनीता जी अचानक वर्तमान में आ गई। जब उसके फ़ोन की घंटी बजी, अनीता जी के पोते दीपक का वीडियो कॉल आया था। हेलो दादी, कैसी हैं आप? पोते की अपनेपन भरी आवाज़ सुनकर अनीता जी का मन भर आया। फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसा हो? दादी, मैंने इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम में पूरे जिले में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे। पर तेरा फ़ोन नंबर तो ब्लॉक पर था, फिर तूने मुझे कैसे कॉल लगाया? अरे दादी, मम्मी डाल तो मैं बात मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के फ़ोन से तुम्हें कॉल किया है। मुझे पता चला कि मम्मी डैडी घर पे नहीं है तो सोचा तुमसे बात हो सकती है। आजकल तो पूरे घर पर तुम्हारा ही राज है। हंसते हुए दीपक ने कहा, हाँ बेटा, सही कहा तुमने। अब तो मैं आज़ाद हूँ, जो चाहूँ पकाऊँ और जो चाहूँ खाऊँ, जहाँ चाहूँ जाऊँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर तू यहाँ होता तो और भी मज़ा आता। छोटी हंसी हंसकर अनीता जी ने कहा, उनकी बहू उन्हें पोते से बात नहीं करने देती थी। अगर बहू को पता चल जाता कि अनीता जी ने उनके पोते से उनकी शिकायत की है तो वो बहुत नाराज़ होते। इसलिए अनीता जी ने पोते को कुछ भी नहीं बताया, बस थोड़ी हंसी ठिठोले के बाद फ़ोन काट दिया। अगले दिन वो भीख मांगने निकले और एक लड़के के पास पहुंचकर कटोरा फैलाकर भीख मांगने लगी। वह लड़का उनके पोते की उम्र का रहा होगा। बेटा, इस बूढ़ी बुढ़िया को कुछ खाने के लिए दे दो। अरे दादी, मैं यहाँ पे दोस्तों से वीडियो कॉल में बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ मेरा वीडियो बर्बाद करने आ गई? मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है तो कुछ पैसे ही दे दो ताकि मैं कुछ खरीद कर खा सकूं। दोस्तों, लगता है दादी मुझे लूट कर ही मानेगी। चलिए दादी, मैं आपको पैसे दे दूंगा, पर पहले अपना चेहरा तो
मेरे दोस्तों को दिखाइए। इतना कहकर उस लड़के ने उसका चेहरा खोल दिया। दूसरी तरफ उसके दोस्त वीडियो चैट पर थे, जिसमें से एक अनीता जी का पोता भी था। पर अनीता जी को यह नहीं पता था। अनीता जी को देखकर दीपक एकदम चौंक गया और सोचने लगा कि यह तो मेरी दादी है। आखिर उन्हें सड़क पे भीख मांगने की क्या ज़रूरत? अभी कल ही तो मेरी बात हुई थी, तब तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वो मन ही मन सोच रहा था, पर अपने दोस्त से कुछ भी नहीं बोला। उधर अनीता जी मुंह छुपाकर वापस जाने लगी। अरे सॉरी दादी जी, लगता है आप नाराज़ हो गई। लीजिए, कुछ पैसा रख लीजिए। इतना कहकर उस लड़की ने जो अनीता जी का वीडियो बना रखा था, उसने पैसे उन्हें पकड़ा दिया। अनीता जी पैसे लेकर जल्दी से चली गई। उधर अपनी पत्नी के मायके में रहते हुए अतुल टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, तो उसे टीवी पे अपनी माँ दिखाई दी, जो आंधी में बैठी भीख मांग रही थी। वो चिल्ला पड़ा, अरे मोनिका देखो, यह तो मम्मी लग रही है। यह बात सुनकर मोनिका कुछ हैरानी में पड़ गई। तभी अतुल फिर से बोला, मोनिका मुझे लगता है मैंने अभी टीवी पे माँ को देखा है। तो मोनिका बोली, अच्छा दिखाओ तो कहाँ देखा है? तो अतुल ने न्यूज़ चैनल लगा दिया। वो यह वीडियो थी जो आंधी तूफान के समय उस लोकल न्यूज़ रिपोर्टर ने बनाई थी, जिसमें अनीता जी भीख मांगती नजर आ रही थी। वीडियो में कैप्शन लगा था, आखिर मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, पेट की भूख उम्र नहीं देखती। यह वीडियो देखकर तो मोनिका के होश उड़ गए और फिर वही अपने पति अतुल से बोली, यह देखिए, यह कुल खिला रही है आपकी माता जी। हमारी पीठ पीछे पूरे जग में हमारी बदनामी करने पे तुली हुई है। क्या कमी छोड़ी थी आखिर हम लोगों ने? अतुल को अपनी माँ पे यकीन नहीं, आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था और बोला, नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। ठीक है, अभी पता लग जाएगा। मैं अभी आपकी माँ जी को फ़ोन करके पूछती हूँ। ऐसा कहते हुए मोनिका ने अनीता जी को फ़ोन लगाया। माँ जी, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्यों पूरे शहर में हमारी बदनामी करवा रही हैं आप? लेकिन हुआ क्या बहू, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? अच्छा, अब अनजान तो ऐसे बन रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम लोगों ने आपकी वीडियो देख ली है, तमाशा बनाकर रख दिया है आपने हमारा। यह सुनते ही अनीता जी शक-पका गई। तभी मोनिका बोली, आपसे तो मैं घर आकर बात करती हूँ। हमारे आने से पहले घर की पूरी तरह से साफ सफाई रखिएगा। अनीता जी डर के मारे कांपने लगी। अगले ही दिन अनाफनान में अतुल और मोनिका घर लौट आए। मोनिका ने आते ही बरसते हुए कहा, देखा, अब यही बाकी रहा गया था। तुम्हारी माँ गली गली भीख मांग के हमें बदनाम करने में, चोरी करने में से रोका तो भीख मांगने लगी, और भीख मांगने से रोका होता तो पता नहीं कौन सा गुल खिला देती। सही कहते हो, इन्हें भीख मांगने का बहुत शौक चढ़ा है ना? तो यही सही, अब से तुम्हें भीख मुंह छुपाकर भीख नहीं मांगना पड़ेगा। पूरा मोहल्ला तुम्हें चोरी करते तो देख ही चुका है, अब भीख मांगते भी देख ही ले। कल से तुम भीख मांग कर जितना पैसा लाओगे उसी हिसाब से तुम्हें खाना मिलेगा। अतुल ने कड़े शब्दों में अनीता जी को एक तरह से धमकी दे डाली। अब तो अनीता जी को रोज रोज मांगने जाना पड़ता। उन्हें फटे पुराने मैले कुचेले कपड़ों में सुबह घर से बाहर निकाल दिया जाता और गली गली भीख मांगती रहती थी। जब वो पैसा लाकर मोनिका को पैसे छीन कर रख लेती। उधर दीपक ने जब से दादी को अपने दोस्त के साथ वीडियो चैट के दौरान देखा था, तब से ऐसलत जानने के बेचैन हो उठा। उसने सोचा, मैं बताकर जाऊंगा तो न मम्मी मुझे सच पता चलने देगी, न दादी ही मुझे अपना दुख बताएगी। इसलिए मैं वेश बदल कर और अचानक ही घर पहुंचूंगा। बस फिर क्या था, वो नकली बाल और दाढ़ी लगाकर घर पहुंच गया और पूरा दिन दादी पर नज़र रखी। उसकी माँ ने सुबह सुबह दादी को फटे पुराने कपड़ों में लाठी थमाकर घर से निकाल दिया और दादी लाठी लेकर घूम घूम कर भीख मांगने लगी। यह देखकर तो दीपक की आंख भर आई। उसका मन किया कि दादी को
रोक कर गले लगाए और फूट फूट के रोए, पर किसी तरह खुद को काबू में रखा। वो इस पूरी ड्रामा के अंत में ट्विस्ट लाने की सोच रहा था। जिन बेटे बहुओं ने उसकी दादी का यह हाल किया है, अगर उन्हीं से दादी की सेवा न करवाई तो मेरा नाम भी दीपक नहीं। तुम देखते जाओ दादी, तुम्हारा पोता क्या कमाल दिखाता है। दीपक दूर खराब प्लानिंग कर रहा था। उसकी दादी फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगकर घर लौटी और दरवाजे से आवाज़ लगाई, बहू दरवाज़ा खोलो। मैं आ गई। दरवाज़ा खुला और दीपक की माँ मोनिका बाहर आई। आज कितना पैसा लाई बुढ़िया? हंसते हुए दीपक की माँ ने पूछा। आज तो बस 100 रुपया ही मिले, मुश्किल से। इतने में तो तुम्हें बासी सूखी रोटी के साथ अचार मिलेगा। अब जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो, खाना तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगा। दीपक बिना कुछ कहे वहां से चला गया और उसने अपने दोस्तों को अपनी योजना बताई। यार, मेरे माता पिता ने मेरी दादी को बड़ा कष्ट दिया है। मैं चाहे कुछ भी करूं, पर उस घाव का पर मरहम नहीं लगा सकूंगा। यह मरहम तो वो दोनों ही दादी को लगाएंगे। तेरा जो भी प्लान है, हम उसमें साथ देने को तैयार हैं, आकाश ने कहा। और हाँ, हम उसे वीडियो रिकॉर्ड भी करेंगे और बाद में दुनिया को दिखाएंगे कि अपने माता पिता का ख्याल न रखने वालों का क्या हाल होता है। प्रकाश एक टिकटॉकर था। उसे सोशल मीडिया पे वीडियोस डालने का शौक था, सो उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन मोनिका के नंबर पे एक कॉल आया। हेलो, क्या मेरी बात अनीता जी से हो रही है? आवाज़ बदलकर दीपक ने ही फ़ोन किया था। माँ जी, उनकी बहू हूँ। कहिए क्या बात है? नमस्कार, मेरा नाम बजरंग कुमार है। मैं जीवन बीमा कंपनी का मैनेजर बोल रहा हूँ। अनीता जी के पति मुकेश जी ने 10 करोड़ का बीमा करवाया था, जो मैच्योर हो चुका है, पर कोई उसे क्लेम करने ही नहीं आया। हमें जानना था कि क्या अनीता जी सही सलामत है, क्योंकि यह बीमा उन्हें ही मिलेगा और किसी को नहीं, वरना वह बीमा अनाथ आश्रम को जाएगा। अरे बेटे, बहू के होते हुए 10 करोड़ का बीमा अनाथ आश्रम क्यों जाएगा? क्योंकि मुकेश जी की यह कंडीशन थी। हम आपसे डिटेल्स में बात करने आपके घर पर आ रह सकते हैं? अभी आ जाइए। आप, आपके पति और आपकी सास तीनों से मिलना है हमें। हाँ हाँ, ज़रूर मिलिए। आइए। 10 करोड़ की बात सुनकर मोनिका की आंखों में चमक आ गई। अरे सुनती हो, तुम्हारे पिताजी ने 10 करोड़ रुपए का बीमा कराया है। बीमे वाले कुछ ही देर में आते होंगे। आज ऑफिस मत जा। अरे यार, बॉस सैलरी काट लेगा। तुम बात कर लेना बीमा वालों से। अरे गोली मारो, यह 2 टके की नौकरी को 10 करोड़ में तुम खुद 10 लोगों की नौकरी पर रख सकोगे। बीमा वाले अनीता जी यानी तुम्हारी माँ के पूरे परिवार को देखना चाहती हैं। पैसे सिर्फ माँ जी को ही मिलेंगे, वरना अनाथ आश्रम को दान कर दिया जाएगा। हमारे पिताजी यह कहकर मरे हैं। माँ, ओ माँ, जरा बाहर तो आना। अतुल ने अपनी माँ को बुलाया। बेटा, आज मुझे बुखार है, मैं भीख मांगने नहीं जा सकती। लाठी लेकर अनीता जी बाहर आई और अपने बेटे से कहा। अरे माँ, तुम्हें भीख मांगने की क्या ज़रूरत है? आज से तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छा यह बताओ, क्या पिताजी ने कोई बीमा करवाया था? 2 लाख का एक बीमा कराया था, तो वो तुम दोनों ने खर्च कर दिया। अरे उसके अलावा भी कोई बीमा कराया था? मुझे तो नहीं पता। कहते कहते अनीता जी कांपने लगी और पास ही कुर्सी पे बैठ गई। उसका बदन बुखार से तप रहा था। अतुल उसके पास आया और उन्हें छूकर देखा। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। मोनिका, मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, तब तक तुम यहाँ देख लेना। हाँ तुम जाओ, पर पहले माँ जी को नई साड़ी तो पहना दो। ऐसी भिखारिन बना कर ले जाओगे क्या? दौड़कर मोनिका अपनी नई साड़ी, मुलायम साड़ी ले आई और खुद अनीता जी को पहनाई और किसी बच्चे की तरह उसका चेहरा साफ करके पाउडर वगैरह लगा दिया। अतुल अपनी माँ जी को डॉक्टर के पास दिखाकर दवा दिला दिया। मोनिका ने उन्हें कुछ खाने को दिया और अतुल ने उन्हें दवा खिलाई। दवा खाकर अनीता जी आराम करने अपने कमरे में चले गई।
कुछ ही देर के बाद दीपक वेश बदल के अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ आया। अरे बीमा वाले भैया आइए बैठिए, हमारे पास समय कम है, हमें अनीता जी से बात करनी है। आवाज़ बदलकर दीपक ने कहा, दरअसल माँ जी का यह आराम करने का समय है, खा पी कर आराम कर रहे हैं। वो क्या है ना कि उन्हें वायरस फीवर भी है, तो आप उन्हें परेशान मत कीजिए, हमसे बात कर कीजिए। मोनिका ने कहा, मैडम लगता है आपने फ़ोन पे मेरी बात ध्यान से नहीं सुना, मुझे अनीता जी से ही मिलना है, शब्दों पे जोर देते हुए दीपक ने कहा। अच्छा ठीक है भाई साहब, आइए बैठिए, मैं माँ को जगा कर ले आती हूँ। अतुल ने जाकर अनीता जी को जगाया। माँ तुमसे मिलने बीमा वाले आए हैं। अनीता जी को अभी भी कमजोरी लग रही थी, पर वो कांपते हुए बाहर आई। देखा तो उनका पोता नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर सोफे पर बैठा है। माता पिता तो नहीं पहचान सके, पर दादी ने दीपक को तुरंत पहचान लिया। वो चौंक गई तो दीपक ने इशारे में चुप रहने को कहा और बोला, नमस्कार अनीता जी, आपके पति ने 5 करोड़ का माह हमारी कंपनी में करवाया था, इसलिए आप हमारी बहुत ही वीआईपी मेंबर हैं। अपने वीआईपी मेंबर्स का हमारी कंपनी विशेष ध्यान रखती है, इसलिए जब कई वर्ष के बाद भी आप बीमा क्लेम करने नहीं आई तो हम खुद ही आपके पास लौटाने आ गए। दीपक ने भारी आवाज़ बनाकर कहा। थोड़ी देर के लिए अनीता जी के चेहरे पे मुस्कान आई। वो तो पोते को गले लगाने को मचल रही थी, पर किसी तरह काबू करके वहीं सामने सोफे पे बैठ गई। उन्होंने साथ आए एक दूसरे लड़के को भी पहचान लिया। वो वही लड़का था जिसने एक बार वो भीख मांगने गई थी और वो वीडियो में अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अब अनीता जी सब समझ गई कि उसके पोते ने यह ड्रामा क्यों रचा है। माँ जी, आपका बेटा बहू आपको ध्यान तो रखते हैं ना, आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं। वेश बदले आकाश ने कहा, अरे कैसी बातें करते हैं आप भला, एक बेटा अपनी माँ का बुरा क्यों करेगा। प्रकाश ने कहा, अरे सर हम लोग बस कंफर्म कर रहे हैं, नाराज मत होइए, यह हमारा प्रोसीजर है। अक्सर बेटे बहू माता पिता से पैसे लेते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए अब सरकार के नियम बना दिया है कि कुछ सोशल जिम्मेदारी तो बीमा कंपनी के भी बनते हैं। अगर उन्हें शक है कि अमुक कस्टमर के पैसे उनके बच्चे हड़प लेंगे तो बीमा कंपनी उन पैसों को उस कस्टमर को नहीं सौंपेगी और कस्टमर को सरकारी वृद्ध आश्रम में भर्ती करा देगी। उसके बाद बीमा की रकम से वहां पर उन्हें हर सुख सुविधा प्राइवेट की जाएगी, जो उन्हें अपने बेटा बहू नहीं दे सकते। आकाश ने भी एक लंबी कथा सुना दी। नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई समस्या नहीं है। मैं तो माँ जी को अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ माँ जी, आप भी कहिए। मोनिका ने अनीता जी के कंधे में प्यार से हाथ रखते हुए कहा, मैं क्या कहूँ माँ जी, आपके बेटे बहू आपसे खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं ना, या फिर नहीं। हमें बस इस बात का साफ साफ जानकारी जानी है। प्रकाश ने पूछा। अनीता जी ने पोते को देखना उसके हंसते बनता न रोती, इस उम्र में यह मुझसे एक्टिंग भी करवाएगा, उन्होंने मन में सोचा। तभी दीपक ने बात संभाली। लगता है माँ जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, इसलिए अभी सोच समझ कर नहीं पा रही है। ऐसा करते हैं, हम अगले सप्ताह आते हैं, तब तक माँ जी का ख्याल रखिए, हम आपके ऊपर निगरानी रखेंगे। अरे पर पैसों का क्या, वो तो तभी आपके बैंक में ट्रांसफ़र होंगे जब हमें यकीन हो जाए कि अनीता जी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, दीपक ने कहा और तेजी से उठकर चला गया। पीछे पीछे आकाश और प्रकाश भी निकल गए। प्रकाश ने अपनी शर्ट में एक हिडन कैमरा और रिकॉर्डर लगा रखा था और जाते जाते एक सीक्रेट कैमरा विथ माइक्रोस्कोप घर में ही लगा दिया। बस फिर क्या था, अगले दिन से ही बेटा बहू ने अनीता जी की खिदमत शुरू कर दी। बहू उनके लिए जूस बनाती, खुद अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती। दोनों उन्हें बिस्तर से उतरने ही नहीं देते, बैठकर खूब बातें करते। रात में अतुल अपने
उसके पैर दबाता और उनसे बातें करता। अनीता जी उसे उसके बचपन के किस्से सुनाती और उसे उसके शरारतों के किस्से सुनाती। मोनिका भी उस किस्सों पर खूब खुलकर हंसती। जिस घर में मनहूसियत छाई रहती थी वहाँ खुशियाँ बिखर गई। अब अतुल और मोनिका को भी लगने लगा कि किसी बूढ़े बुजुर्ग को जवानों से क्या चाहिए, थोड़ा सा स्नेह, और अगर वो भी उन्हें ना मिले तो बेचारे कहाँ जाएंगे। पहले तो मोनिका खिसिया कर अनीता जी का काम करती थी, पर अनीता जी हर बार उसे धन्यवाद देना और उसकी तारीफ करना ना भूलती थी। बहू, जिस तरह तू मेरा ध्यान रख रही है, भगवान के लिए तेरी बहू तेरा इससे भी ज़्यादा ध्यान रखिए माँ जी। मुझे तो पता ही नहीं था कि बुजुर्गों का ख्याल रखने में इतनी शांति और इतना सुख मिलता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि मैं ही एक बेटे की माँ हूँ और हमारा बोया हमें ही काटना पड़ता है। आज मैं आपके साथ बुरा करूँगी तो कल मेरी बहू मेरे साथ बुरा करेगी। मैं दीदी को भी बुला लेती हूँ। उन पे चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मैंने उन्हें दूर कर दिया था, अब मैं उन्हें वापस बुलाऊंगी। दीदी से माफ़ी मांग और उससे घर आने का न्योता दे दिया। अनु खुशी खुशी मायके आई तो भाभी ने उसे पहली बार गले लगा लिया, उसका स्वागत किया। दादी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। क्यों माफ़ नहीं करती, तुमने तो मुझे मेरा मायका वापस लौटा दिया। धन्यवाद भाभी। तभी डोरबेल बजी और दीपक, आकाश और प्रकाश वहां आए। अरे मैनेजर साहब, आप तो कल आने वाले थे, आज तो 6 दिन ही हुआ है। मैंने कहा था कि हम लोग आपके ऊपर निगरानी रखेंगे, इसलिए अचानक आ गए। हमें अभी भी शक है कि आपके घर में कोई ड्रामा चल रहा है। कोई परिवार इतना खुश कैसे रह सकता है? कोई बहू अपनी सास का इतना ध्यान कैसे रख सकती है? और ननद भौजाई का ऐसा प्यार तो मैंने आज तक नहीं देखा। कहीं तुम दोनों मियाँ बीवी बीमा रकम के लिए नाटक तो नहीं कर रहे? यह सुनकर तो अनु चौंक गई। क्या बीमा रकम? कहीं यह सब सच तो नहीं? आपके सिर्फ पैसों के लिए मुझसे वापस रिश्ता जोड़ा है? अनु ने कहा, नहीं दीदी ऐसा नहीं है, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। आप अपनी बीमे की रकम अपने पास रखिए। ना हमें बीमा चाहिए, ना हम अपनी माँ जी को वृद्धाश्रम भेजेंगे, वो यही हमारे साथ रहेगी। मोनिका ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। तभी अनीता जी भी बाहर आई। यह क्या ड्रामा चल रहा है? अरे दादी, ड्रामा तो अब एंड पर आ चुका है। नकली दाढ़ी मूंछ निकाल कर दीपक ने कहा। आकाश और प्रकाश ने भी गेटअप उतार लिया। दीपक, तू, अनु और मोनिका दोनों चौंक उठी। अतुल तो गिरते गिरते बचा, पर अनीता जी मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो तो पहले से पोते को पहचान चुकी थी। हाँ, मैं तुम्हें खुशी परिवार के मायने बताने के लिए मैंने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह ड्रामा किया था। दादी को कोई बीमा रकम नहीं मिलने वाली, पर अगर तुमने मेरी दादी को सताया तो जान लो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी बहू लाऊंगा कि वो तुम्हारा जीना मरना सब दुर्भर कर देगी। यह सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। अरे बहू, वो तो बच्चा है, कुछ भी कहता है, तू चिंता मत करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुझे बहुत अच्छी बहू मिले। अनीता जी ने बढ़कर बहू को प्यार से समझाया। नहीं माँ जी, मैं दुखी नहीं हूँ, बल्कि आंसू तो खुशी के हैं। मेरी जैसी मतलबी औरत की संतान इतनी अच्छी हो सकती है, यह तो कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे भी आज अपने बेटे पे गर्व हो रहा है। उसने मेरी आँख खोल दी। तो मैं कैसे भूल गया था कि मेरी माँ ने किन मुश्किलों से मुझे पढ़ाया है। उसने इन 7 दिनों में मुझे मेरी भूली बसरी यादें वापस कर दी। अतुल ने दीपक को गले लगा लिया। उसके बाद फिर कभी अनीता जी को अपने बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं रही। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।